गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब फिर मैथ की क्लास में हम लोग आएंगे जो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। अब बात है कि केमिस्ट्री अभी 2-3 वीडियो और बनेगी इसका। तो आज हम लोग अम्लीय का गुण और क्षार का गुण पढ़ चुके थे। अब जो है कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक शायरी है, बहुत पुराने उर्दू लफ्ज है, आंखों से दूर हो जाने से लोग दिल से भी दूर हो जाते हैं। ये किसी का कहा हुआ है। मेरा जीवन एक सफ़र है और हम सफ़र में हम सब मुसाफिर बन जाते हैं, आज यहाँ तो कल कहीं और हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री पहला एक चैप्टर है, मतलब इसी में चैप्टर नाम है अम्ल भस्म और लवण। यही पढ़ रहे थे हम लोग, अम्ल भस्म तथा लवण। अब देखिए, अब है एक सवाल है कि विद्युत अपघट्य क्या है। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य ये क्या है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट, अब बच्चों पहले से समझे इलेक्ट्रोलाइट क्या है जो जानते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, विद्युत अपघट्य होता है, इसमें सबसे सिंपल है जो जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करता है। जलीय विलयन में कोई भी जल का विलयन हो, कोई भी जल का विलयन, जलीय विलयन का मतलब हो बच्चों कोई भी जल तो होगा, उसमें नमक मिला होगा, चीनी मिला होगा, जो भी मिला हो, तो जल के विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस आसानी से आप समझ गए, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। अम्ल भस्म या क्षार तथा लवण, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में, इनका जल का जो विलयन है कोई उसमें मिला हो, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो समझ गए, अम्ल भस्म लवण कोई का जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत अपघट्य कहते हैं। आप घर पर भी कर सकते हैं। एक बीकर ले या गिलास, इसमें पानी रहने दीजिए, ये जल है, और जल में एक तार ले बच्चों, एक ऐसे, और इस तार को कोई बैटरी से जोड़ दें अगर ये प्लस में, और दूसरा तार को बस इसमें डाल दें, ठीक है। अब इधर एक बल्ब ले, कोई सा बल्ब, कोई एक बल्ब ले, बल्ब बनाने में ही है ना, एक बल्ब ले ले। अब बल्ब का 2 तार, एक तार इसमें डाल दीजिए, एक तार इसको जोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि बल्ब का एक ही तार बैटरी से जुड़ा हुआ है, दूसरा तार नहीं जुड़ा हुआ है। सॉरी, इसको हटा देते हैं। एक तार को बैटरी से जोड़ दिए प्लस से, एक तार जो है यहाँ पे होल्डर है बच्चों, तो एक तार यहाँ जुड़ा, एक यहाँ है, तो बल्ब का एक ही चार्ज प्लस से जुड़ा हुआ, दूसरा प्लस से जुड़ा हुआ नहीं है। अब फिर भी देखिएगा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। कब? अगर इसमें नमक डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? नमक। नमक क्या है बच्चों? लवण है। नमक क्या है? लवण। या H2SO4 डाल दीजिए।
या HCl डालिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो कहने के मतलब ये जलीय विलयन में क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसको विद्युत अपघट्ट कहेंगे। लेकिन अगर बच्चों इसमें नमक के जगह पर चीनी डाल दो, क्या डाल दे, चीनी, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्या चीनी डाल देंगे तब। देखिए आपका बल्ब जलेगा थोड़ा थोड़ा, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित ना होता है, तो जो जल है वह शुद्ध रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा मन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मोटा मोटी मानिए कि चीनी डाल दी है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इसे हम लोग विद्युत अनापघट कहते हैं। तो आप लिख लिए। अब हम इसी का दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनअपघट, अनअपघट। और बस विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यहाँ पर नहीं लगा दिए, प्रवाहित नहीं होती है, उसे विद्युत अनअपघट कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप बच्चों समझ गए इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट, विद्युत अपघट जिसका जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत अपघट कहते हैं, और जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित ना होता है उसे विद्युत अनअपघट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनअपघट कहते हैं। समझ गए। जैसे कि कोई पानी लिया, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो विद्युत अपघट नहीं हो रहा तो विद्युत अनअपघट। अब सवाल आती है बच्चों कि आप आम्ल लिखे सर, भस्म लिखे और लवण, तब इसमें चीनी डाल दिए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर इसमें नमक डालते तो बल्ब जल जाता, या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते तो बल्ब जल जाता। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप विद्युत अपघट और अनअपघट समझ गए होंगे। विद्युत अपघट और विद्युत अनअपघट आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड 2 मार्क्स का सवाल आता है, उस पर चलते हैं। तो विद्युत धारा, कोई का जलीय विलयन मतलब जल है और उसमें नमक मिला दिया, देखिए करंट उसमें फ्लो होगा, तो हो गया विद्युत अपघट। अगर चीनी पूरा डाल दिया, नहीं है मतलब ये करंट को पास करने दे तो अपघट, नहीं तो अनअपघट। समझ गए बच्चों। अब चलिए एक सवाल है लघुतरीय सवाल है। तो इस सवाल को जानने के लिए पहले 2 भाग में पढ़ेंगे, एक आयन के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है होता क्या है। सवाल आपके पास रहेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज तथा एल्कोहल के जलीय विलयन, मतलब बच्चों जल के विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होता है। क्यों? सवाल आता है क्यों, क्यों नहीं होता है। सवाल है बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये आयन में नहीं टूटते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जलीय विलयन से विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते। कहने का मतलब है ग्लूकोज तथा एल्कोहल, एल्कोहल समझते हैं आप लोग, एल्कोहल, ग्लूकोज तथा एल्कोहल जल में घुलकर विद्युत आयन या आयन प्रदान नहीं करते, घुलकर आयन प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते हैं। इसके कारण अब बाकी समझ गए, ग्लूकोज तथा एल्कोहल जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित, इसके कारण तो जल में आयन प्रदान नहीं करते, इसके कारण ग्लूकोज तथा एल्कोहल
जलीय विलयन में, एल्कोहल का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। आंसर समझ गए, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता, नहीं होती है। समझ गए। तो सिंपल सवाल है कि आयन में नहीं टूटता। बच्चों हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं आयन क्या, ये इसका आंसर हो गया। आयन सीख लीजिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो यहाँ डिटेल समझ लेते हैं। आयन, आयन देखिए, तो आयन बच्चों क्या होता है, सबसे सिंपल, इसका ज्यादा कुछ करना नहीं है। आयन में, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस, एक नेगेटिव चार्ज माइनस। केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, पॉजिटिव चार्ज इसको धान आयन कहते हैं, सिंपल धान आयन लिख देते हैं, धान आयन। इसको पढ़ेंगे बच्चों ऋण आयन, हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं। तो धान आयन और ऋण आयन हो गया, इसमें होता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यही होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसमें ना तो ये लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है, न्यूट्रल है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हुआ। आयन समझ गए। आयन दो प्रकार के, धन आयन ऋण आयन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है 3rd चैप्टर में पढ़ाएंगे, और जो गेन करता है। तो पानी में इसको डाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आयन में टूटता है, ना प्लस में टूटता है ना माइनस में, और जब तक प्लस माइनस में नहीं टूटेगा विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं। इसीलिए तो इतना सारा ये नहीं लिखना है, ये बस आपको विषय समझाने के लिए हुआ आयन के बारे में, ये आपका आंसर हुआ। आप बहुत भली बात ही समझ चुके हैं कि जलीय विलयन में आयन प्रदान क्यों नहीं होता। अब इसी से उल्टा इसका सवाल कर दिया जाए बच्चों, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। अब इसी से उल्टा एक सवाल कर दिया जाए कि अम्लीय विलयन या अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होता है, इसको हमें डाल रहे हैं। अब देखिए, अम्लीय या अम्ल के लिख देते हैं, अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्यों, होती है क्यों। सवालों का जवाब इसी में है। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्यों। तो आंसर सिंपल से है कि अम्ल है जो जल में टूटकर आयन प्रदान करते हैं या प्लस माइनस में टूटते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अम्ल जल में घुलकर आयन प्रदान करते हैं, आयन प्रदान करते हैं, इसलिए अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करती है। बस आपको यही क्वेश्चन को ऐसा लिखना है, प्रवाहित करती है। जब भी क्वेश्चंस कहे इसमें उसी तरह का जवाब देना चाहिए। अगर कहा कि विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो सीधे बोलना आयन में न टूटता। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। जब भी प्रश्न कहे सभी अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये जरूरी है। लेकिन अगर सवाल ऐसा रहे तो जवाब ऐसा। अगर कहा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिर वही लिखना। अगर होती कह दे तो सीधे बोलना
जल में घुलकर आयन प्रदान करता है। क्लियर। एक बात और है कि अम्ल के गुणों के बारे में बताने के लिए हमें जल की उपस्थिति अनिवार्य है। अम्ल के बारे में, अगर अम्ल के बारे में पता होना चाहिए तो जल में जल के गुण होना चाहिए, जल में अनिवार्य है। अम्लों के गुण हम लोग पढ़े थे अर्हेनियस के नियम। अर्हेनियस के नियम क्या पढ़े थे बच्चों कि अगर H+ आयन दे, H+ आयन दे तो क्या होता है किसमें, जल में, तो अम्ल कहलाता है। और यही जल में OH- दे तो क्षार कहलाता था। आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर, ठीक है। बाकी पढ़ चुके वीडियो में, पुराने वीडियो में आप इसके पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आके अगला सवाल है आपका, अब देखिए अगला सवाल एक सवाल है कि अम्ल में जल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को मिलाते हैं कि जल में अम्ल को मिलाते हैं। एक सवाल आता है कि अम्ल में तो जल में अम्ल को मिलाते हैं। हाँ क्वेश्चन, जल को अम्ल में, जल को अम्ल में मिलाते हैं, जल में अम्ल को मिलाते हैं। सवाल समझिएगा, अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को क्यों नहीं मिलाते हैं, क्यों नहीं मिलाते हैं। तो प्रश्न है कि जल में अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को क्यों नहीं मिलाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर है, देखिए बच्चों, एक बीकर लेते हैं, बीकर बना देते हैं। चलिए एक खराब बीकर है, एक बीकर लिए, बड़ा सा ले लें। अब देखिए बड़ा सा ले लिए, कोई बर्तन ले लिए। अब इसमें बच्चों जल है, क्या है, जल है। अब जल है, अगर अम्ल को हम थोड़ा थोड़ा गिराएंगे, थोड़ा थोड़ा अम्ल को गिराएंगे तो ये जल छिटकेगा भी, जल बाहर भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही है, लेकिन अगर अम्ल में, अगर ये अम्ल है और इसमें जल मिलाएंगे तो होता क्या है, इसमें अगर जल को मिलाएंगे तो ये छिटक जाएगा, कहने का मतलब बाहर निकल जाएगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अम्ल है जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करके छलक जाएगा। अगर छलक जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जल कभी ना डालें, या अम्ल में जल कभी ना डालें। कहने का मतलब अगर ये अम्ल है, ये ऊपर से जल गिरा है ढेर सारा, या थोड़े थोड़े जल गिरा है, तो अम्ल से अभिक्रिया करके, जल से अम्ल अभिक्रिया करके ऊष्मा बनाता है। इतना अधिक ऊष्मा होगा कि आपका हाथ पैर जल सकता है। समझ गए। सिंपल इसका जवाब है कि अम्ल जो है जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है। इतना अधिक ऊष्मा, इतना अधिक गर्मी कि आपको जला सकता है, मतलब जल जाएगा हाथ पैर। इसीलिए हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा। अभी तो बात हो गया बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सुनिए, हम बोलते हैं, आप उसको ऐसे लिखिएगा, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, क्योंकि जल है, अम्ल है जो जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करते हैं।
जिससे अगर अम्ल में जल मिलाएंगे तो अम्ल छिटक कर हमारे पैर हाथ पर लग सकता है। इसीलिए जल में अम्ल को धीरे धीरे गिराएंगे, जिससे हमें छिटक कर नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा और न जलेगा। इसलिए हम जल में अम्ल को मिलाते हैं। अब वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि जल में अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम के कम से बाद सबसे अधिक क्रियाशील हो गया पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, और इससे कम क्रियाशील हो गया कैल्शियम। आप ग्राफ में किताब में देखिएगा तो सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, ऐसा श्रेणी बढ़ते जाएगा। सबसे कम क्रियाशील होता है, जो रिएक्ट कम करता है, वो गोल्ड है। सबसे कम Au इसका सिंबल होता है, संकेत। ठीक है, इससे ज़्यादा रिएक्ट होता है Ag, चांदी, सिल्वर। लेकिन मान लीजिए सबसे कम हो गया गोल्ड, मान लीजिए क्या वही है। ठीक है, तो गोल्ड से ज़्यादा रिएक्ट सिल्वर, और सोडियम से ज़्यादा पावरफुल कैल्शियम है, कैल्शियम से पावरफुल पोटेशियम है। ठीक है, एक सवाल अब आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि किसी सांठी को, सांठी मतलब कुछ भी को, संठी मतलब लकड़ी या कुछ भी, सांठी को या साबुन से भरे बुलबुले को, ठीक है, या संठी को जलाते हैं, साबुन के भरे बुलबुले से संठी को जलाते हैं, तो पॉप का आवाज आता है। किसका? पॉप का। पॉप की आवाज आती है। पॉप की आवाज आती है किस गैस के कारण? किस गैस के कारण? तो बच्चों किस गैस के कारण होती है? तो आंसर इसका लिख देना सीधे हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के कारण पंप का आवाज आता है। या पूछेगा साबुन के भरे बुलबुले में एक आवाज आती है गैस का, साठी कुछ ले जाने पे, पंप का, तो किसके कारण? हाइड्रोजन। एक पर थे कैल्शियम चूना, पानी में चूना डालते हैं तो गर्म करने लगता है, उससे बुलबुले जी निकलते हैं। उस कौन सा गैस होता है बच्चों? तो उस समय जैसे नाद था और उसमें अगर चूना पत्थर डाल दिया तो उसमें एक बुलबुला आता है, ये होता है CO2। बाकी आगे भी पढ़ेंगे, थम्सअप कोका कोला में जो गैस बनता है वो भी CO2 होता है। इन पंप का आवाज क्या हो बच्चों? H2 होता है। बच्चों आपका अम्ल और क्षार कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। लवण माने साल्ट। थोड़ी सी भी बड़ी होगा, 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे और अगले कल ही इसका वीडियो डालेंगे। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को देखें और इसका मज़ा लीजिए। और वीडियो को बच्चों लोग के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे जो देख रहे हैं वो, और जिनको समझ में ना आ रहा वो पीछे वाला वीडियो भी जाके देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।